हेलो दोस्तों, मैं आलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो आज हम ज़्यादा बातचीत ना किए हुए सीधे चलते हैं अपनी डरावनी कहानी की ओर। काली झील हॉरर स्टोरी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई थीं। कुर्सी पे बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। नींद खुलते ही मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। मैं टेबल पर रखे हुए पानी को पिया और ऑफिस से घर जाने के लिए तैयार होने लगा। वैसे तो मेरे लिए ऑफिस और घर दोनों ही एक समान थे, क्योंकि घर पे मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं था और ऑफिस भी मेरे घर की तरह ही खाली पड़ा रहता था। मैंने अपना कोट पहना और हैट पहनी और अपने जूते चढ़ा लिए। जूते पहनने के बाद मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे को खोलने के लिए मैंने जैसे ही दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाई, फोन की रिंग को सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। भले इतनी रात में मुझे कौन फोन कर सकता है। आंखों पर नींद घनी सवार थी, पर क्या करें, मेरा काम ही ऐसा था कि रात बिरात कब मुझे फोन आ जाए कुछ पता नहीं रहता था। मैंने जाकर फोन उठाया। हेलो जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी लाश कहाँ है। हाँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन किसी ने इतना कहकर फोन काट दिया। इस बात को सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई। कुछ देर तक तो मैं हेलो हेलो करता रहा, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आई। फोन कटने के बाद भी करीबन आधे घंटे तक मैं उस कॉल के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन दोबारा किसी का फोन नहीं आया। पता नहीं वो कौन था। उसने अपना नाम भी नहीं बताया। अगर बताता तो शायद मैं उसे ढूंढ भी लेता। हो सकता है कि शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, क्योंकि हाल ही में मैं अपने काम को लेकर न्यूज़पेपर में अपनी एड छपवाई थी। सॉरी, मैं आपको तो अपने बारे में बताना ही भूल गया। मेरा नाम अभिनव है, अभिनव वर्मा। मैं एक जासूस हूँ, मतलब कि हुआ करता था। और अभी जो आपने सुना वो कॉल एक अजीब केस के बारे में है। 1995 मैंने पहली बार इस सन में अपना काम शुरू किया था और 1998 में मेरे पास एक अजीब सा केस आया था। बीच रात में एक अनजान व्यक्ति ने मुझे कॉल करके ये बताया कि उसने अपने पत्नी का खून नहीं किया, पर वो जानता है कि उसकी पत्नी की लाश कहाँ है। जितनी ही अजीब तरीके से इस केस की शुरुआत हुई थी, उतनी ही अजीब तरीके से इस केस का अंत भी हुआ था। मेरा सामना इस केस के दौरान इतनी अनजान और बेहद अजीब शक्तियों से हुआ था, जिसके बारे में मैं आज भी समझ नहीं पाया। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम इंसान अपने आसपास की तकलीफ़ों से टूट जाते हैं और फिर अपनी तकलीफ़ों से सबसे दूर भागने लगते हैं। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक शांत जगह को ढूंढने लगते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें शांति मिले, सबसे दूर रहें, कोई भी इंसान हमें ढूंढ ना पाए, सबसे दूर हो। पर क्या आप जानते हैं कि जो जगह दिखने में जितनी ही शांत होती है, वो अंदर से उतनी ही अशांत होती है। जहाँ पर बुरी ताकतों का वास होता है और यही ताकतें तुम्हें अपना शिकार बना लेती हैं। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उस रात को तो मैं देर तक इंतज़ार करके फिर दोबारा अपने घर चला गया और घर जाकर मैं सो गया। और हमेशा की तरह दूसरे दिन भी मैं सुबह उठकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के बाहर ही एक होटल में मैंने नाश्ता किया और फिर
ऑफिस को खोल दिया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि अंदर किसी ने कागज सरकाया था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस कागज को मैंने उठाया और देखा कि उस पे लिखा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया था, पर आप यहाँ पर नहीं थे। दोबारा मौका मिलने पर मैं फिर से यहाँ वापस आऊँगा। उस कागज को उलट पलट कर मैंने देखा तो उस पर किसी का ना नाम था ना ही पता था, पर उस कागज के चीज को पढ़कर मैं इतना तो जान गया था कि ये शायद वही होएगा जो कल रात को मेरे पास फोन किया था। कुछ देर तक तो मैंने उसके आने का इंतजार किया, शायद अचानक से ये फिर कहीं टपक आए। पर फिर कभी उस अनजान व्यक्ति ने मुझे संपर्क करने की या फिर मुझसे मिलने की दोबारा कभी भी कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद मैं उस व्यक्ति की बात को भूल गया और दोबारा से अपने काम में फंस गया। अब धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत चुके थे और एक रात मैं एक केस के दूसरे सिलसिले में एक गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। मैं उस रात बीच रास्ते से अपने बाइक से घर जाने के बावजूद अपने ऑफिस को चला गया। देखा तो एक भिखारी मेरे ऑफिस के बाहर कम्बल ओढ़कर बैठा हुआ था। शायद वहां पर बैठे बैठे उस भिखारी की आंख लग गई थी। वो ऑफिस के अंदर जाने वाले रास्ते के बीच में ही बैठा था। गाड़ी की आवाज को सुनकर वो थोड़ा सचेत हो गया और कम्बल में अपने आप को छुपा लिया। मेरे पास जाते ही वो उठ खड़ा हो गया और मेरे करीब आकर उसने कहा, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं थोड़ा चौंक गया और अपने चाकू वाले जेब के पास अपना हाथ बढ़ाया। ने पूछा, जी आप कौन? तो उसने आसपास की ओर देखते हुए थोड़ा सा तसल्ली करके धीरे से अपने चेहरे से कम्बल को हटाया। जी मैं हरीश, कुछ दिन पहले मैं आपसे यहाँ मिलने भी आया था और आपको फोन भी किया था, पर आप मुझे यहाँ पर नहीं मिले। मैंने उसकी गरीब फटी हुई हालत को देखकर कहा, बहुत जल्दी आ गए तुम तो। उसने वहीं एक कोने के अंधेरे में खड़े होकर मुझसे कहा, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, पुलिस मेरा तलाश कर रही है। मैंने उसे सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और फिर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उसके सामने एक कुर्सी सरकाते हुए उसको बैठने का इशारा किया। अपने कोट और हैट को उतारकर दीवार पे ही लगे हुए कील पर टांग दिया और फिर आराम से उसके सामने बैठ गया। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? उस आदमी ने थोड़ा और मेरे पास आते हुए एक धीमी सी आवाज में बोलना शुरू किया, जी मेरा नाम हरीश चंद्रा है। मेरे साथ एक घटना हुई है जिसके वजह से मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब यहाँ से 15 मील दूर एक झील है, वहां पर मैंने अपनी पत्नी की लाश को देखा है। अब पता नहीं वो वहां पर है भी या नहीं, पर आखिरी बार मैंने वहीं पर उस पानी की झील के पास उसे देखा था। मैंने पुलिस को ये बात बताया भी कि मुझे लाश यहीं पर दिखा है, लेकिन फिर पुलिस ने मुझे बताया कि बहुत खोजने के बाद भी वहां पर उन्हें कोई भी लाश नहीं मिला। पर सच में मैंने उसे नहीं मारा। फिर मैंने उससे बीच में ही पूछा, तो फिर गड़बड़ क्या है? मतलब कि मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि आखिरी दिनों में हम दोनों में काफी झगड़े हुए थे और इसीलिए सबको ये लगता है कि मैंने ही उसे मारा है। उसका लाश ना मिलने की वजह से सब लोग मेरे ही खिलाफ हैं। पुलिस का भी यही मानना है, पर मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसकी लाश उसी झील के अंदर है। अब पता नहीं कि इसमें क्या राज है। शायद पुलिस उसे ढूंढने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती, या फिर उनके लिए मैं ही गुनहगार हूँ। मैं काफी दिन से पुलिस से छुप छुपा कर भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं पकड़ा गया तो
कोई भी मुझे बचाने का प्रयास नहीं करेगा। मुझे बस अपने आप को निर्दोष साबित करना है और इस चीज में मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा केस तो मेरी जिंदगी में पहली बार आया हुआ था। मैंने काफी सोचने के बाद उसे कहा, अच्छा ठीक है, देखता हूँ कि मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। पर पूरे विश्वास से तो ये बात नहीं कह सकता कि उसकी लाश मिलेगी। अच्छा, पर वो झील कहाँ पर है जिसमें तुमने अपनी पत्नी की लाश को देखा था? तब हरीश ने मुझे एक कागज पर एक नक्शा बनाकर दिखलाया। यहाँ से 15 मील दूर एक पहाड़ी सा सुनसान सा इलाका है। वहीं उन पहाड़ों के बीच एक काली सी झील है। वहीं उन पहाड़ों के बीच एक काली सी झील है जिसको लोग काली झील के नाम से जानते हैं। काली झील? इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि मैंने आसपास के लोगों से उस झील के बारे में काफी बातें सुनी थी, लेकिन कभी वहां पर जाने का मौका नहीं मिला। वैसे भी उस जमाने में जासूस वगैरह काफी कम हुआ करते थे। तो काफी सोचकर मैंने उससे फिर कहा, मैंने उस झील के बारे में काफी सुना है कि पहले भी वहां पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। कहीं पर पढ़ा है कि लोग वहां पर पहले भी मर चुके हैं और उनकी लाशें कभी मिली भी नहीं। लगता है कि इस चीज के पीछे कोई बड़ा गैंग है। तभी हरीश ने बीच में ही मेरे बात को तोड़ते हुए कहा, नहीं, वहां पर कोई गैंग वगैरह नहीं है। आप चाहें तो अभी मेरे साथ चल सकते हैं। वहां पर आपको जरूर कोई ना कोई लाश जरूर दिखलाई देगी। शायद इस वक्त भी वहां पर कोई लाश हो। मैंने उसकी बात को सुनकर भी ना सुनने का नाटक किया। उसने दोबारा मुझसे कहा, आप चलेंगे क्या अभी? अभी मतलब कि अभी इसी वक्त? उसने तब अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? अभी मैं 3 घंटे का लंबा सफर पूरा करके आया हूँ। देखो अभी भी मैं काफी थका हुआ हूँ और ऐसे कैसे मैं कहीं किसी अनजान जगह पर नहीं जाता। पहले उस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालता हूँ और फिर वहां पर जाता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कल सुबह फिर यहाँ पर आ जाओ और सुबह हम साथ बैठकर सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अब अगले दिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या अनहोनी हुई और उस काली झील में क्या था, ये सब जानने के लिए आप दूसरे भाग का इंतजार करें। मिलते हैं बहुत जल्द इस खौफनाक श्रापित झील के दूसरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सोचें कि क्या हुआ होगा। और अभी तक आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी काली झील के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।